हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। हम आज इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है एक आईटी इंडस्ट्री की हिडन जेम जो अभी एक स्मॉल कैप नजर आती है। कंपनी 8,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन नजर आता है, मगर कंपनी बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखती है फ्यूचर में एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनने के लिए। ऑलरेडी ये कंपनी एक मल्टीबैगर साबित हो चुकी है। अगर हम बात करें 2019 में कंपनी लिस्ट हुई थी और अभी तक 175% का शानदार रिटर्न जो है कंपनी देके जा चुकी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने नजर आ रहा होगा, किस तरह से प्रॉमिसिंग चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है कंपनी का। कोविड के बाद अच्छा खासा रैली यहाँ पे नजर आ रहा है। 2017 में कंपनी लिस्ट हुई और अभी तक एक पॉजिटिव रिटर्न देके जा रही है। एक दिन का बात करें तो 5%, 5 दिन की बात करें तो 10% का रिटर्न, एक महीने की बात करें तो 21% का शानदार रिटर्न, 6 महीने में पॉजिटिव रिटर्न, ईयर टिल डेट की 107%, एक साल की बात करें तो आउटस्टैंडिंग 346% का रिटर्न देके जा चुकी है कंपनी। तो कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है। कंपनी क्या करती है ना? कंपनी जो है सॉफ्टवेयर कंपनी जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, मगर इसके अंदर क्या काम होती है, कौन से नीश में काम करती है, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो एक कितने अच्छा एक्युमुलेशन आप कर सकते हो अभी के लेवल्स पे, जब ये कंपनी स्मॉल कैप है। और बहुत बड़ा पोटेंशियल ये रखती है कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी बनने का, क्योंकि इनका जो काम है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही यहाँ पे फंडामेंटल साउंड करता है इनका फाइनेंशियल्स भी। तो काफ़ी कुछ है इस वीडियो में, तो मैं चलिए बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। अगर आपको फ्रेश एंट्री भी लेनी है कंपनी में तो क्या पोजीशन सही रहेगा आपके लिए, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंचे। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज आपके सामने। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का फाउंडेशन हुआ था 1990। फाउंडर देख पा रहे हो, रवि पंडित। ये बेसिकली किस चीज में काम करती है आपके सामने होगा यहाँ पे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है कंपनी। कंपनी जो बेसिकली ऑटोमोटिव कंपनीज जो है उसमें काम करती है। देख पा रहे हो यहाँ पे पॉपुलर प्रोवाइड सॉफ्टवेयर टू द ऑटोमोटिव कंपनीज। जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज है जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स का, तो उन पे अगर कोई ऑटोमेशन की जरूरत होती है, कोई सॉफ्टवेयर एनेबल्ड टेक्निक की जरूरत होती है, कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, ठीक है। आपको पता होगा आज आज आजकल इतने सारे गाड़ियां आती हैं, चाहे फोर व्हीलर की बात करें या टू व्हीलर्स की बात करें। ऑटोमेशन पे बात हो रही है, नए नए टेक्नोलॉजीज इनबिल्ड करने की बात हो रही है। बहुत सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो है वो कार्स में लगती है। इवन महंगे महंगे जो लग्जरियस कार होते हैं आप देख पाओगे, सेफ्टी कंसर्न के कारण, प्लस आपका यहाँ पे बुलेट प्रूफ कार्स हो गई, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सेफ्टी मेजर्स हो गए कार्स के अंदर जो कि ऑटोमेटिक, अगर मान लो एक्सीडेंट का कोई भी आशंका नजर आता है या कुछ होता है तो बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज होते हैं उसके अंदर जो इजीली जो है वो हेल्प कर सकते हैं कार को और ड्राइवर को सेव करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे ऊपर से आपका यहाँ सेल्फ ड्राइविंग कार्स का बात हो जाता है, प्लस इलेक्ट्रिक मोटर्स जिस तरफ से आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स का जिस तरह से यहाँ पे आने वाला जो डिकेड है वो इसमें डेडिकेटेड आपको पता ही होगा। और इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में इसके ऊपर बहुत ही तेजी से ग्रोथ हो रही है अगर इलेक्ट्रिक मोटर्स और व्हीकल्स की बात करें। तो ये कंपनी उसमें एक क्रूशियल प्ले रोल करती है। अगर आपको पता होगा, ये सॉफ्टवेयर कंपनी है मगर इनका जो नीश है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है। 2018 में जो है इनका कोलैबोरेशन हुआ था। ये दो कंपनी जो है बिरला सॉफ्ट और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज मर्ज हुई थी और फिर यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि बिरला सॉफ्ट जो है वो टोटली टेक्नोलॉजी में काम करेगी। जैसे सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज जो होती है हमारे, जैसे मान लो हम विप्रो की बात करें या फिर टीसीएस की बात करें या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो ऑलरेडी मल्टीबैगर है, वो सब क्या करती है बेसिकली सर्विसेज में प्रोवाइड करता है अपना, ज्यादातर सर्विस प्रोवाइड करके अपना रेवेन्यू कमाती है, ठीक है। सर्विसेज हो गया या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजीज हो गया, जैसे आईओटी हो गया, ये हो गया, तो उसमें 30 से 35% का यहाँ पे रेवेन्यू होता है कंपनी का और बाकी सब सर्विसेज से ही कमाती है। लेकिन ये कंपनी टोटली अपना अर्निंग कहाँ से कमाती है? टोटली अपना अर्निंग जो है ऑटोमोटिव कंपनीज को अपना सॉफ्टवेयर बेच के कमाती है। और ये कंपनी जो है बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। चलिए मैं बताता हूँ थोड़ा डिटेल में आपको। देख पा रहे होगे, इसको आप एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन पार्टनर भी बोल सकते हो, ग्लोबल ऑटोमोटिव लीडर्स। और ये ऐसे वैसे नहीं, इनके क्लाइंट्स बीएमडब्ल्यू है, टेस्ला जैसे गूगल टेस्ला जैसे कार जो है इनके क्लाइंट यहाँ पे नजर आते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी जब यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है, इनका प्रेजेंस जर्मनी में, थाईलैंड में नजर आता है, तो पूरे वर्ल्ड पूरे ग्लोब में जो है कंपनी फैली हुई है। देख पा रहे हो, फोकस ऑन ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी, वर्ल्ड वाइड फुटप्रिंट विद डायरेक्ट प्रेजेंस इन जर्मनी, अमेरिका, जापान, इंडिया, कोरिया, चाइना। इतना भयानक फुटप्रिंट कंपनी का नजर आता है। ओनली एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कंपनीज विद डीप डोमेन एक्सपर्टीज अक्रॉस केस कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड इलेक्ट्रिफाइड डोमेन्स। तो देख पा रहे हो किस तरह से इनका डोमेन नजर आता है अक्रॉस केस, चाहे कनेक्टेड कनेक्शंस की बात करें, ऑटोनोमस की बात करें, शेयर्ड इलेक्ट्रिफाइड डोमेन्स, की स्ट्रेटेजिक क्लाइंट्स एंड अलायंसेस विद द मोबिलिटी और इकोसिस्टम। विजन देख रहे हो, reimagining mobility with you for creation of a cleaner, smarter and safer world. KPIT Technologies, यहाँ पे देख पा रहे हो थोड़ा। KPIT is a leading independent software development and integration partner helping mobility leapfrog towards a clean, smart and safe future with 700 automobilers
अक्रॉस दी ग्लोब, स्पेशलाइजिंग एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, मतलब 7,000 एम्प्लॉइज के अंदर है एआई एंड डिजिटल सॉल्यूशंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू और डिजिटल सॉल्यूशंस के थ्रू जो है ये अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, जिसके कारण ऑटोमेशन बहुत ज्यादा इजीली हो जाती है। प्लस अगर कोई मोटर पार्ट्स बनाना हो कंपनी को या फिर कोई भी चीज का ऑटोमेशन करना हो तो ये कंपनीज को काम मिलता है। KPIT acceleration clients implementation of the next generation technologies for the future mobility roadmap with engineering centers in Europe। इनका R&D सेंटर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली इनको R&D में ही काम करना पड़ता है। इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स जो होता है यहाँ पे काफी ज्यादा यूनिक माना जाता है। देख पा रहे हो आप, यूरोप की बात करें, यूएसए, जापान, चाइना, यहाँ पे प्रेजेंस है इनका, थाईलैंड एंड इंडिया। KPIT works with leader in automotive and mobility and is present where the ecosystem is transforming। 7,000 से ऊपर एम्प्लॉइज, 51 से ऊपर पेटेंट्स, 25 से ऊपर डिफरेंट नेशनलिटीज में कंपनी प्रेजेंस है और 25 से ऊपर जो है यहाँ पे इनोवेशन अवार्ड्स कंपनी को मिल चुके हैं। तो कंपनी काफी ज्यादा अच्छी नजर आती है सारे ही डेटा में अगर बात करते हैं तो। सोल्यूशंस किस तरह से प्रोवाइड करती है देख पा रहे हो। BMW selects KPIT as software development partners for autonomous driving। समझ रहे हो, ऑटोनॉमस ड्राइविंग के लिए BMW ने सिलेक्ट किया KPIT, जाके वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करे उसके लिए। KPIT एंड यूडासिटी forge partnership for upskilling talent in autonomous vehicle engineering। तो समझ में आ रहा है किस तरह से जो है कंपनी के यहाँ पे क्लाइंट नजर आ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक सॉफ्टवेयर पार्टनर फॉर डेवलपिंग L4 एंड L5 ऑटोनॉमी। इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन में देख पा रहे हो, बिल्डिंग पावर ट्रेन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर फॉर नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बसेस रनिंग इन स्ट्रीट्स ऑन कोलकाता पावर्ड बाय रिवोलो। इसके साथ भी कंपनी का जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर डील हुआ है। हाउ व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन इन चेंजिंग द पावर ट्रेन लैंडस्केप। तो देख पा रहे हो किस तरह से जो है कंपनी यहाँ पे कितना कनेक्टेड व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी अपना काम देते हुए ऑटोमेटेड वैलिडेटेड सॉल्यूशंस फॉर HMI ओरिएंटेड डिस्प्ले ECUs, KPIT अप्रोच टू कनेक्टेड व्हीकल्स, What happens when a car meets 7 smartphones। तो इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है कंपनी प्रोवाइड करती है। देख पा रहे हो यहाँ पे, ईटन हैज अनाउंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद KPIT टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिफाइड मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज। तो इस तरह का इलेक्ट्रिफिकेशन में भी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, तो बहुत बहुत कुछ है यहाँ पे कंपनी का। कुछ एक्सीलेंस देख ले, नेस्कॉम जो है यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेस्कॉम इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2011। ठीक है, तो इस तरह से जो है कंपनी की सारी अचीवमेंट्स और काम नजर आती है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे कंपनीज के कुछ वैल्यूएशंस की, तो किस तरह से कंपनीज के यहाँ पे परफॉर्मेंस नजर आती है उनके, और अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स की तो इनके फाइनेंशियल्स काफी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। अगर आप देख पा रहे हो, मार्केट कैप जो है वो 7,000 करोड़ का यहाँ पे है, 7,800 करोड़। आज जो है कंपनी ने थोड़ा ज्यादा भागा है। अगर मैं आज की बात करूं, जब मैं कंपनी को शूट कर रहा हूं, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो देख पा रहे हो आज एक दिन का डेटा जो है यहाँ पे 5% के ऊपर का उछाल है, क्योंकि आज जो है इनके रिजल्ट जो है वो आने वाले। अगर आप देख पा रहे हो, कंपनी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल रिजल्ट 26 जुलाई, मतलब Q1 के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो आज पब्लिश होने वाले, इसको लेके काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म है मार्केट में। कंपनी का अगर हम करंट वैल्यू देख लेते हैं तो यहाँ पे 285 का नजर आ रहा है, आज तो 300 पार हो चुका, 298 का नजर आ रहा होगा। स्टॉक पी जो है 57 का एक डिसेंट पी नजर आता है। कंपनी जिस नीश में काम करती है बहुत ही अच्छा नीश माना जाता है इस कंपनी को। बुक वैल्यू देख पा रहे हो आप यहाँ पे 43 का है। तो और यहाँ पे अगर हम ROE देखेंगे तो 12 और ROC देखेंगे तो 14.2 का एक डिसेंट ROE नजर आता है। फेस वैल्यू 10 का नजर आता है। थोड़ा नीचे जाएंगे कंपनी में, देखेंगे किस तरह से प्रोज एंड कॉन्स है, कोई कौन से यहाँ पे नजर नहीं आते कंपनी के। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 28.08%, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। Debtors days have improved from 156 days to 55 days, आउटस्टैंडिंग। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरह से कंपाउंड हो रहे हैं, यही इसका मेन चीज है जो फाइनेंशियल्स में बताने वाला हूँ आपको। ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। इन्वेस्टेड है तो आप इसमें स्ट्रांगली इन्वेस्टेड रहे एक अच्छा फेथ के साथ। सेल्स अगर आप देख पा रहे हो कितने अच्छे तरीके से कंपाउंड हुए हैं, 140 करोड़ से आज कंपनी 540 करोड़ के आसपास नजर आ रही है मार्च 21 की अगर बात करते हैं तो। काफी अच्छे तरीके से इनके सेल्स कंपाउंड होते हुए नजर आ रहे हैं। इवन अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो वो भी काफी अच्छे तरीके से नजर बढ़ते हुए आ रहे हैं। 30 करोड़ से आज कंपनी 88 करोड़ के आसपास नजर आती है। नेट प्रॉफिट भी उसी तरह से 24 करोड़ से आज 47 करोड़ के आसपास नजर आ रही है। ईपीएस भी देख रहे हो 1.10 से आज कंपनी 1.71 का नजर आ रहा है। अगर हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ईयर ऑन ईयर किस तरह से यहाँ पे कंपनी का डेटा जो है वो नजर आता है। सेल्स देखोगे तो 641 करोड़ मार्च 2019 में, फिर 2156 करोड़ और फिर 2036 करोड़ का नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे अच्छा खासा बढ़ते हुए 92 करोड़ से आज 307 करोड़ में कंपनी खड़ी है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, सॉरी प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 54 करोड़ एंड देन 147, और इस ईयर में जो है लास्ट ईयर 21 की बात करें तो 140 करोड़। ईपीएस भी अच्छा खासा बढ़ते हुए 1.98 से 5.12 का ईपीएस नजर आ रहा है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छे तरीके से कंपाउंड हो रही है, 3 साल में 700% का दिखा रहा है यहाँ पे। सीएजीआर टर्म में मैंने आपको बताया कंपनी काफी अच्छी तरीके से भागी है और कंपनी जो है वो अभी एएसएम लिस्ट में है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा एएसएम लिस्ट में कहाँ है।
आरओई अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आरओई जो है देखोगे तो 14% का मैंने आपको जैसे बताया, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस कंपनी में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर एफआईएस और डीआईएस कंपनी में इंटरेस्टेड है तो आप समझ लो कि कंपनी का फ्यूचर आने वाला जो है काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हो फ्यूचर को देख के, राइट। आप अभी करंट वैल्यूएशन में कंपनी को खरीदते हो और देख लो कि फ्यूचर में कैसा इसका ग्रोथ पॉसिबल हो सकता है। तो बेसिकली एफआईएस और डीआईएस जो होते हैं काफी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, और अगर वो किस कंपनी में भरोसा दिखाते हैं तो वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा करेगी, इसका पूरा अंदेशा होता है। तो एफआईएस देख पा रहे हो किस तरह से होल्डिंग यहाँ पे नजर आता है, एफआईएस का 19% का जो कि आउटस्टैंडिंग नजर आती है। डीआईएस का भी अच्छा खासा होल्डिंग है यहाँ पे 14% का, पब्लिक का 24% का यहाँ पे होल्डिंग नजर आता है, और प्रमोटर्स का अगर हम बात करते हैं तो 40% का यहाँ पे दमदार शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आता है। अब अगर हम बात कर ले, जब मैं शूट कर रहा हूँ तो ये कंपनी जो है वो एएसएम लिस्ट में है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एनएसई एएसएम लिस्ट, अगर हम टाइप करेंगे ना यहाँ पे गूगल पे जाके, तो यहाँ पे दिख जाएगा हमें कि बेसिकली जो है यहाँ पे कंपनी जो है वो एएसएम लिस्ट में है। थोड़ा नेट स्लो जा रहा होगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन कंपनी में यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि आपको लॉन्ग टर्म में, ये रहा देखिए, आप दो दो कॉलम दिख रहा होगा आपको, लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो ये कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में लाई करती है। अगर हम देखेंगे अल्फाबेटिकली, अगर हम नीचे चले जाएंगे, के में दिख रहा होगा ABCDEFGHIJ K आप देखो, आपको नजर आ रहा होगा केपी ये रहा, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज 197 पोजीशंस में नजर आ रही है, स्टेज 1 में रखा गया है कंपनी को। अगर हम बात करते हैं तो कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म में है। तो बेसिकली स्टेज 1 में जब कंपनी को डाला जाता है लॉन्ग टर्म में, तो 4 फेजेस होते हैं लॉन्ग टर्म की, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो कंपनी को स्टेज 1 में रखा गया है। और एएसएम लिस्ट में कंपनी को क्यों डाला जाता है मैं आपको बता दूं। एएसएम लिस्ट में इसलिए डाला जाता है कंपनी को कि कंपनी का एक महीने एक साल का रैली आप देख पा रहे हो 346% का। तो कंपनी को लगा होगा कि सेबी जो है इस कंपनी को इसलिए डालती है क्योंकि सेबी को लगता है कि इसमें कोई ऑपरेटर का तो गेम नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैरामीटर होता है कंपनी इसमें जज करती है, ठीक है। इतना ज्यादा तो आप रैली देख रहे हो कोई भी कंपनी में, इतना जो है फॉर्चुनेट नहीं होता, मतलब इतना ज्यादा जो है एक्सेप्टेबल नहीं होता है ना। हाँ, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है मानते हैं, मगर इतना ज्यादा अगर रैली कर जाए कोई भी कंपनी, तो थोड़ा आशंका चीज बात यहाँ पे हो जाती है। तो कंपनी बहुत सारी चीजें देखती है, सेबी की बात करते हैं तो चाहे प्राइस वेरिएशन की बात करें, कंसेंट्रेटेड वॉल्यूम्स की बात करें, कि कोई कंसेंट्रेटेड पीपल जो है वो जो है यहाँ पे खरीद बेच करके वॉल्यूम जो अप एंड डाउन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे बात करती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे पे होते हैं, प्राइस वेरिएशन की बात करें, डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, जो कंपनी देखती है, सेबी देखती है बेसिकली, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो है कंपनी को जज करती है, एक एक हफ्ते का विंडो रहता है, जिसके कारण जो है फेजेस बाय फेजेस में इसका, मतलब स्टेज बाय स्टेज में इसका ये होता है, एनालिसिस होता है, ठीक है। तो एक स्टेज में अगर सपोज है वो कंपनी अगर स्टेज 1 में है तो 7 दिन का यहाँ पे विंडो होगा, 5 दिन वर्किंग डे उसका विंडो होगा, और वहां पे कंपनी को एनालाइज किया जाएगा। अगर वो कंपनी कोई भी दिक्कत नजर नहीं आती कंपनी को, तो फिर वो स्टेज 1 से 2 मतलब फिर वो बाहर आ सकती है। अगर कोई कंपनी को नजर आती है कोई दिक्कत, तो वो फिर स्टेज 1 से 2 में जाएगी, और डायरेक्टली कभी कभी कंपनी तो उठा के डायरेक्टली स्टेज 4 में डालती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। तो ये बेसिकली बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इसके ऊपर। एक बहुत बड़ा पीडीएफ है, मैं लिंक में दे दूंगा आपको सेबी के अंदर, लेकिन अगर मोटा मोटी आप समझो एएसएम लिस्ट के अंदर का क्या होता है, तो यही चीज होता है कि कंपनी पूरा एनालाइज करती है ताकि यहाँ पे रिटेल निवेशक का कोई भी पैसा घुसे नहीं, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटर्स करते क्या है ना, पंप एंड डंप पॉलिसी खेलते हैं। पहले प्राइस को पूरा पंप कर देंगे, जिस हिसाब से आप देख पा रहे हो 346% का रिटर्न, और फिर यहाँ पे लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके दिक्कत ना होने के कारण जो है कंपनी इसको एएसएम लिस्ट में डालती है, एनालिसिस करती है, डिटेल एनालिसिस करती है, और उसके बाद कंपनी में कोई भी दिक्कत अगर नहीं आती है, क्योंकि कंपनी में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अगर एएसएम लिस्ट में डालती है कोई भी कंपनी को, तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती है, ठीक है। आप दिक्कत वाली मत सोचो कि केपीआईटी का कोई यहाँ पे झोल होगा इसलिए इसको डाला गया है एसएम लिस्ट में। नहीं, कंपनी से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना स्टॉक मार्केट में, वो लोग जो है यहाँ पे मार्केट को ऑपरेट करते हैं या फिर प्राइस को ऑपरेट करते हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम नजर आता है। प्लस कुछ ऐसे जो होते हैं कंसेंट्रेटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स जो हाई नेटवर्थ होते हैं, और वो खरीद बेच करके वॉल्यूम्स का अप कर देते हैं, तो यहाँ पे प्राइस जो फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा नजर आते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसको ये करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, इसको रोकने के लिए ना कंपनी जो है यहाँ पे इस एसएम लिस्ट में डालती है, और यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट जो है वो क्रिएट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कंपनी बहुत ही तगड़ी नजर आती है, जैसा मैंने आपको बताया, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के लीडरशिप क्वालिटी, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। अगर आपको इसमें निवेश करना है एक फ्रेश एंट्री के लिए, तो बहुत ही अच्छा पोजीशन जो है कंपनी में अभी नजर आ रही है। काफी स्मॉल कैप कंपनी है, और अगर आप इसका देखोगे ऑल टाइम हाई 310 का नजर आ रहा है, आप अभी भी एंट्री कर सकते हो इसमें एसआईपी के माध्यम से।
फ्यूचर ग्रोथ में काफ़ी अच्छा ये कंपनी नज़र है, क्योंकि एक नीश में काम करती है, मैंने आपको पहले भी बताया। और इसमें अगर आप करंट लेवल में सिचुएशन में लेना चाहते हो तो 290 का जो है 290-80 के आसपास का आप ले सकते हो। और फ्यूचर ग्रोथ के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका विजन 3 से 5 साल का है तो कंपनी बहुत ही भयानक मल्टीपल रिटर्न कंपनी देके जा सकती है, ठीक है। क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ऑटोमेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है फ्यूचर में, जिस तरह से यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है सारे ही इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, और प्लीज प्लीज बेल आइकन हिट कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंचे। ओके, बाय।